जय हिंद एस्पिरेंट्स। आप सबने रिसेंटली देखा होगा साइक्लोन मंता इंडिया में आया था। ये साइक्लोन मंता बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट हुआ और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कोस्ट पे हिट किया। और जब ये हिट किया वहाँ पे काफ़ी सारा डैमेज हमें देखने को मिला। और जब एग्ज़ाम्स की बात हम करते हैं, चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है सर साइक्लोन्स के ऊपर। ठीक है, चाहे वो कौन सा साइक्लोन आया, इसकी नेमिंग हो गया, इसकी फॉर्मेशन फैक्टर हो गया, ईच एंड एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ आते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे साइक्लोन्स कैसे फॉर्म होते हैं, साइक्लोन्स की कौन से कॉन्टिनेंट में अलग अलग नामों से साइक्लोन को बुलाया जाता है। ईच एंड एवरीथिंग हम एज फार एज साइक्लोन्स आर कंसर्न उनके बारे में देखेंगे। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो सबसे पहले साइक्लोन के बारे में जानने से पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें ध्यान रखना है। तो उस बेसिक सी चीज़ में आप सबको पता है सर, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पे कुछ इमेजिनरी लाइंस हमने ड्रॉ किया है हमारी सुविधा के लिए, है ना। जैसे कि सर सबसे बीचों बीच होती है इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, सर ऊपर होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, नीचे है सर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी मकर रेखा। सर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री पे ड्रॉ किया है? इट इज़ एट 0 डिग्री। ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये है सर 23.5 डिग्री साउथ। 0 डिग्री से नीचे साउथ, 0 डिग्री से ऊपर नॉर्थ। सिमिलरली ऊपर है सर 66.5 डिग्री नॉर्थ पे आर्टिक सर्कल, और 90 डिग्री पे 90 डिग्री नॉर्थ पे है आपका नॉर्थ पोल। एंड सिमिलरली यहाँ पे 66.5 डिग्री साउथ पे रहेगा आपका अंटार्कटिक सर्कल, और उसके बाद में है सर कंप्लीटली नीचे साउथ पोल जो कि रहेगा 90 डिग्री साउथ पे। ये कुछ बेसिक सी लाइंस हैं, है ना, जिसको हमने हमारी सुविधा के लिए ड्रॉ किया है। एक्चुअल में ये लाइन एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब इन्हीं बीच में यहाँ के अलग अलग रीजन्स को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। यानी सर ये जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में जो भी जगह है, यहाँ पे हमेशा सूरज की वर्टिकल रेसेस पड़ते हैं और यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होता है। इसीलिए इस रीजन को बोला जाता है ट्रॉपिकल रीजन, इस रीजन को बोला जाता है ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, और ये जो ऊपर वाली रीजन है यहाँ पे सन की रेसेस स्लैंट पड़ती है, यानी सर तिरछी रेसेस पड़ती है। इसीलिए इस रीजन को बोला जाता है टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन एंड ऊपर के जो रीजन है सर यहाँ पे हमेशा ठंड होती है, तो इन रीजन्स को बोला जाता है एज पोलर रीजन। एज पोलर रीजन, पोल के पास पड़ता है सर, हमेशा ठंड होती है, तो इसको बोला जाता है पोलर रीजन। तो बेसिक्स ऑफ द बेसिक्स, फर्स्ट ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन एंड पोलर रीजन। ठीक है, तो यही सेम चीज यहां पर भी आप देख सकते हो सर। दिस रीजन इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक्स, फिर नीचे टेम्परेट, ऊपर भी टेम्परेट, फिर ऊपर का आपका पोलर रीजन है। तो ये बेसिक्स है सर। इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये पूरी पृथ्वी पे हमने इसको ऐसे ड्रॉ किया है। ठीक है, तो पूरी पृथ्वी पे आप यहाँ पे देख सकते हो, एंटायर अर्थ पे, ग्लोब पे इस चीज को ड्रॉ किया है। दिस रीजन इज अ ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, दिस इज योर ट्रॉपिकल जोन, नीचे है आपका टेम्परेट जोन एंड ऊपर है सर आपका पोलर जोन। तो इसी बेसिस पे साइक्लोन्स को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से भी बुलाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल सर जो इंडियन ओशन वाला चीज़ है, यानी सर जो हिंद महासागर है, इंडियन ओशन में साइक्लोन्स को ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ही बोला जाता है। खास करके इंडिया में सर साइक्लोन्स ही बोला जाता है। जबकि यहाँ पे दैट इज चाइना या जापान वाली पार्ट आप देखते हो, दैट इज इन द पैसिफिक ओशन या साउथ चाइना सी में, साउथ चाइना सी में इनको बोला जाता है एज टाइफून्स। साउथ चाइना सी में बोला जाता है एज टाइफून्स। यही सेम चीज़ अगर यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका के पास खास करके मेक्सिको हो या तो यूएसए हो, तो यहाँ पे इनको बोला जाता है हरिकेन्स। इनफैक्ट रिसेंटली हरिकेन भी आया था सर यूएसए के अंदर, हमने इसको इसके बारे में भी देखा है। ऑस्ट्रेलिया की साउथ वेस्ट में अगर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आता है तो दे आर कॉल्ड एज विल्ली विल्लीज। विल्ली विल्लीज, ठीक है, अलग अलग नाम से क्लासीफाई किया जाता है सर। इस टाइप से एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चंस भी पूछा है। इंडियन ओशन में दे आर कॉल्ड एज साइक्लोन्स।
साउथ चाइना सी या पैसिफिक ओशन में इसको बोला जाता है टाइफून्स, ऑस्ट्रेलिया के पास इसको बोला जाता है विलीविलीज, एंड यूएसए और मेक्सिको में इसको बोला जाता है हरिकेन्स। ठीक है, तो बेसिक से ये है सर। नेक्स्ट इसके बाद में सनराइज कैसे इफेक्ट करते हैं, यानी सूरज की किरणें कैसे इफेक्ट करते हैं। थोड़ा सा आप सोच के देखिए सर, मान लो सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक का टाइम को इमेजिन करो। जब इमेजिन करोगे आप लोग सोच के देखो सर, आपको सबसे ज़्यादा गर्मी कब लगती है। आपको सबसे ज़्यादा गर्मी कब लगेगी सर? दोपहर के टाइम पे लगती है। 1 बजे से लेकर जो 3 बजे का बीच वाला समय रहता है, यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है। सर क्या सुबह सुबह 7-8 बजे जब हल्का सा धूप आती है तब गर्मी लगती है क्या? नहीं। क्या सर शाम के टाइम में जब 6-7 बजे जब धूप खत्म होती है क्या उस टाइम पे गर्मी लगती है? नहीं लगती है। सर हमें दोपहर में ही क्यों गर्मी लगती है? बिकॉज जो दोपहर का समय मैं बता रहा हूँ आपको, 12 बजे से लेकर लगभग 2 बजे के बीच में, यहाँ पे जो सूरज की रोशनी होगी, सूरज बिल्कुल हमारे सर पे ऊपर होगा, यानी सर सन की जो रेस होगी वो वर्टिकली हम पर पड़ेगा। जब भी वर्टिकल रेस पड़ेगा सर, बहुत कम जगह पे बहुत ज़्यादा रोशनी पड़ रही है, ठीक है, यानी बहुत कम जगह पे बहुत ज़्यादा रोशनी पड़ेगा, तो उस टाइम में क्या होगा सर, जब भी ये वर्टिकल रेसेस पड़ेंगे सन से, तो उस टाइम में हीट ज़्यादा होगा। उस टाइम में हीट ज़्यादा होगा। सबसे पहली चीज़ यही चीज़ अगर आप अर्ली मॉर्निंग की अब मैं बात करूं, या तो मैं अगर इवनिंग की बात करता हूं, तो सूरज की किरणें स्लैंट पड़ती हैं। सन रेसेस कैसे आती है सर? स्लैंट आती है। तो ये सूरज की रोशनी बहुत बड़े एरिया पे पड़ेगी, है ना। जब भी स्लैंट रेस होती है तो बहुत ज़्यादा फैल जाती है, तो बहुत बड़े एरिया पे पड़ेगी, तो वहाँ पे जब ज़्यादा एरिया बड़ा होगा हीट ट्रांसफ़र भी उतना ही टाइम लगेगा। तो जब भी स्लैंट रेस होती है तो आप सबको जानना है सर, हीट कम होगा। बेसिक चीज़, हाउ सनरेज इफेक्ट, सो दिस इज द वन कि सनरेज वर्टिकली रहेगा, हीट ज़्यादा होगा। सनरेज अगर स्लैंट होंगे तो वहाँ पे क्या होगा सर? हीट कम होगा, सबसे पहली चीज़। इसके बाद में नेक्स्ट चीज़ हम समझते हैं इस मैप में, इसमें भी आप यही देख सकते हो सर, जब भी सूरज की रोशनी डायरेक्टली पड़ती है, ठीक है, 1 मीटर एरिया का यहाँ पे एग्जांपल के साथ बताया है, जब भी आप सूरज की रोशनी डायरेक्टली पड़ती है तो वहाँ पे गर्मी सबसे ज़्यादा होती है। यही चीज़ जब स्लैंटली पड़ती है, यही चीज़ जब स्लैंटली पड़ती है तो हीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसके वजह से यहाँ पे गर्मी कम होती है, ठीक है। तो स्लैंट रेस एंड वर्टिकल रेस। इसके बाद में अगर बात करें हम लोग, तो अब आते हैं सर यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर। कॉन्सेप्ट ऑफ लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर, कॉन्सेप्ट ऑफ लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर, है ना सर। ये लो प्रेशर हाई प्रेशर क्या होता है? अब देखो मेरे बच्चों, जैसे ही सूरज की किरणें सरफेस पे आते हैं, जैसे ही ये लैंड पे हिट करेगा सर, आप सबको पता होगा नीचे का सरफेस गर्म होगा सर, यहाँ से हीट ट्रांसफर होगा, ऊपर जो भी एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी एयर मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी गर्म होंगे इसके साथ। अब बताओ जी, कॉमन सेंस अप्लाई करो, जो भी चीज़ गर्म होगा तो क्या होगा सर? ऊपर को राइज करेगा नहीं करेगा सर? वो क्या करेगा? ऊपर को राइज करेगा। यानी जब भी आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यानी सर हीट ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे क्या होगा? एयर क्या होगा? हमेशा राइज करेगा। और जब भी एयर राइज करता है तो उस एरिया की जो प्रेशर होगी वो कैसा होगा? लो प्रेशर होगा। तो यहाँ पे बेसिक चीज़ याद रखना है, लो प्रेशर है तो एक तो एयर राइज कर रहा है, दूसरा चीज़ वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, ये दो चीज़। और यही चीज़ हाई प्रेशर की जब हम बात करते हैं, हाई प्रेशर नॉर्मली हमें उस जगह पे देखने को मिलता है जहाँ पे ज़्यादा सूरज की रोशनी नहीं पड़ती, यानी सर दोज प्लेसेस जहाँ पे कोल्ड होता है, ठीक है, जहाँ पे ठंडा रहेगा। चाहे आप पहाड़ों के ऊपर जाओ, चाहे सर आप पोल्स के पास में जाओ, तो वहाँ पे कोल्ड सा रीजन रहेगा। तो वहाँ पे जब कोल्ड वाला रीजन रहेगा, वहाँ पे हमेशा कोल्ड एयर, आप सबको पता है, हैवी होता है। कोल्ड एयर क्या होता है? हैवी होता है। जो भी चीज़ हैवी होगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी सरफेस पे सिंक करेगा सर, सरफेस पे क्या होगा? सिंक करेगा। अब कोल्ड है तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगी? टेम्परेचर कम होगा। और यहाँ पे एयर क्या कर रहा है सर? सिंक कर रहा है। एयर क्या कर रहा है? सिंक कर रहा है, एयर नीचे आ रहा है। तो इस टाइप का अगर प्रेशर फॉर्म होता है तो इसको बोला जाएगा हाई प्रेशर। बेसिक्स फर्स्ट, मैं बहुत बेसिकली आपको बता रहा हूँ,
ठीक है, लो प्रेशर एयर राइज हो रहा है सर, टेम्परेचर ज़्यादा है, हाई प्रेशर टेम्परेचर कम है और आपका एयर क्या हो रहा है, सिंक हो रहा है। बेसिक चीज़ें, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद में अगर हम आगे हैं, अब बात आती है सर ये एयर ट्रैवल कैसे करती है। यहाँ पे वही चीज़ बताया है सर, इमेज में यही चीज़ बताया है। जैसे ही आप देखते हो एयर ऊपर राइज कर रहा है, वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, लो प्रेशर एरिया होगा। जब एयर नीचे सिंक कर रहा है तो वहाँ पे एरिया क्या होगा, हाई प्रेशर वाली एरिया होगा। अब एयर कैसे ट्रैवल करता है आप कुछ सोच के देखो सर। अभी लेट्स से एक प्रेशर है, हाई प्रेशर है, यहाँ पे एक रीजन है लो प्रेशर है। लो प्रेशर पे एयर ऊपर को राइज कर रहा था, लो प्रेशर में एयर ऊपर को राइज कर रहा था, हाई प्रेशर में एयर नीचे को सिंक कर रहा था। अब यहाँ से जब एयर ऊपर को राइज कर गया, यहाँ पे तो वैक्यूम क्रिएट हो गया। अब सर कुदरत का ये नियम है, कोई भी चीज़ कभी खाली नहीं रह सकती है, राजा जाएगा तो दूसरा राजा आएगा, है कि नहीं। तो जब ये ऊपर चल गया सर, यहाँ पे तो खाली हो गया, वैक्यूम क्रिएट हो गया। तो तुरंत इस वैक्यूम को फिलअप करने के लिए हाई प्रेशर से एयर लो प्रेशर की तरफ आती है। यानी सर एयर कैसे ट्रैवल करता है, एयर ऑलवेज ट्रैवल्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एयर कैसे ट्रैवल करता है, फिर से बता रहा हूं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हमेशा एयर ट्रैवल करता है। ठीक है, अब यहाँ पे सर फिर यहाँ से ट्रैवल कर गया, वैक्यूम होगा सर, यहाँ पे जैसे ही ऊपर जाएगा, ये तो स्पेस में ही नहीं जा रहा, ऊपर जाने के बाद सर फिर पोल्स की इन्फ्लुएंस में आके ये डाइवर्ट होगा, डाइवर्ट होके पोल्स की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे देखेगा, यहाँ से हवा चली गई थी, यहाँ पे आ गया, फिर ये यहाँ पे आके सिंक करेगा। कई सारे और भी फैक्टर्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो एयर कैसे ट्रैवल करता है सर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर एयर ट्रैवल करता है। अब दूसरी चीज़, दो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा सर, अब तीसरी कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं। तीसरी कॉन्सेप्ट में इस इमेज में आपको बताया जा रहा है कि पृथ्वी कैसे घूमता है, यानी सर रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ कैसे रोटेट करता है सर, अर्थ रोटेट कर रहा है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, है ना। अर्थ कैसे रोटेट कर रहा है, वेस्ट से ईस्ट की ओर अर्थ रोटेट कर रहा है। ठीक है, इसीलिए आप देखोगे हमें हर चीज़ कब दिखाई देता है सर, हमें सनराइज कहाँ पे हो रही है, ईस्ट की ओर हो रही है, सनसेट कहाँ पे हो रही है, वेस्ट की ओर हो रही है ना सर। स्टार्स वगैरह कुछ भी चीज़ नया नया चीज़ आ रहा है तो हमें लगता है ईस्ट की तरफ से आ रही है, इसीलिए लगता है बिकॉज अर्थ की जो घूर्णन है सर, वो वेस्ट से लेके ईस्ट की ओर अर्थ घूम रही है। ठीक है, वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ घूम रही है, इसीलिए हर चीज़ हमें ईस्ट से आता हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी बीच में जब हमारी पृथ्वी घूमती है सर, जब अर्थ रोटेट कर रहा है अपने एक्सेस पे, जब अर्थ रोटेट कर रहा है, इस रोटेशन के कारण एक फोर्स जनरेट होता है सर, जिसको कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, तो उसको कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। अब कोरियोलिस फोर्स देखो क्या करता है। अब लेट्स से ये हमारी पृथ्वी है ना, लेट्स से ये हमारी पृथ्वी है। अब मान लो सर यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, लेट्स से इज है, और ये है बी, और यहाँ पे नीचे है कोई सी, है ना। कोई ए से बी के तरफ बॉल को फेंकेगा, ए से बी की तरफ बॉल को फेंकेगा, क्या सर वो सीधा आएगा, क्या वो सीधा आएगा बताइए, क्योंकि हमारी पृथ्वी तो घूम रही है सर, हमारी पृथ्वी तो आगे बढ़ रही है, गोल गोल घूम रही है। तो यहाँ पे इसके वजह से ये बॉल सीधा नहीं आएगा, जबकि बॉल क्या करेगा सर, डिफ्लेक्ट करेगा। बॉल क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। सिमिलरली यहाँ पे नीचे से भी कोई और फेंकेगा तो यही बॉल क्या होगा सर, यहाँ पर भी बॉल क्या होगा, यहाँ पर भी बॉल डिफ्लेक्ट करेगा। ये डिफ्लेक्शन किस टाइप की होती है सर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये डिफ्लेक्शन होती है राइट की ओर, और सदर्न हेमिस्फीयर में ये डिफ्लेक्शन होती है लेफ्ट की ओर। ठीक है, यही कोरियोलिस फोर्स होती है सर, यही बताया कोरियोलिस ने। और यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान रखना है, कोरियोलिस फोर्स इज जीरो एट इक्वेटर। कोरियोलिस फोर्स is absent at equator। ठीक है, इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स नहीं होती है, बिकॉज यहाँ पे कहाँ एयर होते हैं सर, जिसको डोल्ड्रम कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे एयर डायरेक्टली रीच नहीं करता है, एयर रीच करने से पहले ही इवेपोरेट होके चला जाता है। ठीक है, इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स नहीं होता है, बट कोरियोलिस फोर्स मैक्सिमम कहाँ पे होता है सर, कोरियोलिस फोर्स मैक्सिमम होता है, कोरियोलिस फोर्स इज मैक्सिमम एट पोल्स। पोल्स पे सबसे ज़्यादा कोरियोलिस फोर्स होता है, इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स कम होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट को डिफ्लेक्ट होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट होता है। तो इस इमेज में यही चीज़ बताया है सर। लेट्स से सपोज ऐसे कोई फेंक रहा है तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट को डिफ्लेक्ट करेगा, सदर्न हेमिस्फीयर में
लेफ्ट को डिफ्लेक्ट करेगा। सर यहाँ पे तो दोनों एक ही तरफ जा रहा है, बट यहाँ पे अगर विंड की डायरेक्शन आप पकड़ोगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं हूँ सर, मेरा राइट क्या होगा, ये होगा, है ना। जैसे अगर मैं ये रहूँगा, मेरा लेफ्ट क्या होगा सर, ये होगा। इसीलिए आपको ये चीज़ दिख रहा है। तो विंड जिधर जा रहा है उसकी राइट को देखा जाता है, समझ में है सर। तो विंड ऐसे जा रहा है तो विंड की राइट ये होगा, विंड ऐसे जा रहा है तो विंड की लेफ्ट ये होगा, सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये दिस इज रिगार्डिंग कोरियोलिस फोर्स। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ रहे हैं सर। अब आते हैं एक्चुअल मुद्दे पे, दैट इज ऑन वाटर साइक्लोन्स। साइक्लोन्स क्या होते हैं सर? साइक्लोन यानी हिंदी में जिसको कहते हैं चक्रवात। चक्रवात यानी सर कोई चक्र सा घूम रहा है, दैट इज साइक्लोन्स आर रैपिड इनवर्ड एयर सर्कुलेशन अराउंड ए लो प्रेशर एरिया। यानी यहाँ पे क्या कह रहे हैं सर, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, व्हाट आर साइक्लोन्स? साइक्लोन्स में एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है सर, इसके बीच में जो एयर है वो कुछ इस प्रकार से गोल गोल घूम रही है। रैपिड इनवर्ट सर्कुलेशन ऑफ एयर अराउंड ए लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड एज साइक्लोन। ये तो साइक्लोन की डेफिनेशन हो गई। अब साइक्लोन की बात करें सर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में इनके रोटेशन अलग होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर मैं बात करता हूँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मैं बात करता हूँ, द एयर सर्कुलेट्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यानी सर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इट इज एंटी क्लॉकवाइज। साइक्लोन की सर्कुलेशन की डायरेक्शन बता रहे हैं सर, और सदर्न हेमिस्फीयर में ये होता है क्लॉकवाइज, है ना। क्लॉकवाइज माने सर लेट्स से ये सर्कुलेशन हो रही है सर, जैसे गाड़ी चलती है हमारी, है ना, ये हमारी साइक्लोन की सर्कुलेशन मिलेगा, बीच में लो प्रेशर एरिया रहेगा। ये सदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन कुछ इस टाइप से घूमता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उल्टा घूमेगा सर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टा घूमेगा, राइट। तो बीच में लो प्रेशर एरिया, तो ये हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगा, ये हमें सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगा। सर ऐसा क्यों दिखता है? बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स ये डायरेक्शन होता है हमारे साइक्लोन के अंदर। तीसरी चीज, साइक्लोन जब भी आती है सर, ठीक है, अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा एक्चुअल साइक्लोन कैसे फॉर्म हो रहा है। तो साइक्लोन जब भी आता है सर, यहाँ पे बहुत वायलेंट विंड्स होते हैं सर, बहुत तेज़ी का बारिश होता है, और यहाँ पे अक्सर में बैड वेदर हमें देखने को मिलता है। तो साइक्लोन की अगर नाम कहाँ से डिराइव होता है, ग्रीक वर्ड से डिराइव होता है, जिसको कहते हैं, ग्रीक में कहते थे साइक्लॉस। साइक्लॉस का मतलब होता है सर कॉइल्स ऑफ स्नेक। यानी आपने सांप को देखा होगा, सांप कभी बैठे रहता है सर अपने आप में, तो कुछ इस प्रकार के घूम के बैठा रहता है, अपने आप को फोल्ड किया जाता है। तो साइक्लोन जब ऊपर से पहली बार देखा गया था बाय हेनरी पेडिंगटन, इन्होंने नाम किया इसको, ठीक है। तो जब ये पहली बार इन्होंने देखा था तो इनको लगा कि यार ये तो कॉइल ऑफ द स्नेक है, यानी सांप जैसे बैठता है वैसे बैठता है। तो इसी देखते हुए इन्होंने इसका नाम रखा साइक्लोन। ठीक है, अब बात आते हैं सर साइक्लोन की फॉर्मेशन फैक्टर। तो सबसे पहले साइक्लोन की फॉर्मेशन के लिए कंडीशंस क्या क्या ज़रूरी है? सबसे पहला सर, जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो ज़्यादा होना चाहिए सर, हाइयर होना चाहिए, यानी 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा सी सरफेस टेम्परेचर होना चाहिए। वहाँ पे कोरियोलिस फोर्स प्रेजेंट होना चाहिए। इसीलिए आप देखोगे कभी भी इक्वेटर पे साइक्लोन्स आर एब्सेंट, इक्वेटर पे साइक्लोन्स नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं इक्वेटर पे साइक्लोन्स? बिकॉज इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स इज एब्सेंट, इसीलिए इक्वेटर पे साइक्लोन्स भी नहीं आते हैं सर, है ना। तो जहाँ पे कोरियोलिस फोर्स होगा वहीं पे साइक्लोन्स की पॉसिबल होगी। और वर्टिकल विंड स्पीड की हम बात करते हैं, हल्का सा सर छोटा सा वेरिएशन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग वेरिएशन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्मॉल वेरिएशन होना चाहिए वर्टिकल विंड स्पीड के अंदर। नेक्स्ट, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया होना चाहिए सर, यानी मतलब सी सरफेस के ऊपर, ये बनता सी सरफेस पे ही है, तो वहाँ पे ऑलरेडी हमारे लिए लो प्रेशर एरिया बना हुआ रहना चाहिए। और अपर डाइवर्जेंस ऑफ विंड अबव द सी लेवल सिस्टम, यानी सर अब देखो कह रहे सर ये सारे चीज को कंबाइन करो, आपको फॉर्मेशन समझ में आएगा। लेट्स से एक एरिया है सर, ये समुद्र है जी पूरा, ठीक है, सर ये इंडिया है, ये आपका है बे ऑफ बंगाल, है ना। सो दिस इज योर बे ऑफ बंगाल, मान के चलते हैं हम, ये हमारा बे ऑफ बंगाल है सर। यहाँ पे कहीं बे ऑफ बंगाल में लेट्स से ये लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। तो जब भी एरिया लो प्रेशर बनता है सर, सारे कॉन्सेप्ट्स को मिलाओ, आप खुद बना लोगे। यहाँ पे आपको पता है जब लो प्रेशर बना तो एयर क्या होगा सर, वर्टिकली ऊपर को राइज करेगा। एयर क्या हो रहा है सर, वर्टिकली ऊपर को एयर राइज करेगा। जब एयर राइज करेगा तो आसपास के एरियाज में जो हाई प्रेशर होगा, मान के चलो लेट्स से सर यहाँ पे हाई प्रेशर है सर, यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से विंड क्या करेगा सर, इधर की साइड आएगा, यानी लो प्रेशर की ओर अट्रैक्ट करेगा,
बिल्कुल करेगा सर, है ना। जैसे ही ये लो प्रेशर ऑलरेडी वार्म एरिया है, वो सी सरफेस जो है सर वो वार्म है, तो जैसे ही यहाँ पे हाई प्रेशर से विंड आएगा, वार्म होके वो भी क्या करेगा सर, ऊपर के साइड राइज करेगा, है ना। जैसे जैसे विंड ऊपर को राइज करेगा और नीचे घूम रहा है सर, याद रखना, ठीक है, ये सर्कुलेशन नीचे चल रही है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसे सर्कुलेशन हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, बिकॉज ये विंड आ रही है सर, इधर से हवा आ रही है, ये घूम रही है, इधर से आ रही है, घूम रही है, घूम रहा है सर यहाँ पे, है ना। तो विंड ऊपर को राइज करेगा। विंड जैसे जैसे ऊपर को राइज करेगा सर, तो यह समुद्र के ऊपर चल रही है, जब ये हवाएं आ रही है समुद्र के ऊपर से, तो अपने साथ साथ में जो भी इवेपरेटेड मॉइस्चर रहेगा वो अपने साथ में लेके आएगा। जब मॉइस्चर ऊपर जाएगा सर, ऊपर जाएगा, ऊपर जाते जाते आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, जैसे जैसे एयर ऊपर जाती है सर तो टेम्परेचर घटता है, इसको लैप्स रेट कहते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाएगा सर, अल्टीमेटली ऊपर जाने के बाद, यानी ट्रोपोस्फियर की टॉप पे रीच होने के बाद यहाँ पे बन जाते हैं सर क्लाउड्स, कंडेंसेशन होता है और यहाँ पे क्लाउड की फॉर्मेशन होती है। क्लाउड की फॉर्मेशन होने के बाद अपर डाइवर्जेंस ऑफ विंड होना चाहिए, तो यहाँ पे विंड क्या होगा सर, फिर से आएगा, फिर से आएगा, यहाँ पे पता चला भाई वैक्यूम की रेट हो गया, फिर यहाँ पे आ गया, ये सर्कल चलते ही रहता है सर, ठीक है। ये आ गया, फिर यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया में सबसाइड किया, फिर ये सर्कुलेशन चल रहा है। तो इसी बीच में देखते देखते ही आपको पता चल जाएगा सर, यहाँ पे एक क्लाउड बहुत बड़ा बनते जाना है ना। ओवरऑल ये क्लाउड क्या हो रही है, बहुत बड़ा क्लाउड बन रही है, ठीक है। ये क्लाउड क्या हो रही है सर, बहुत बड़ा क्लाउड हमें देखने को मिलेगा। जब भी ये क्लाउड बनेगा तो ऑफकोर्स आपको पता है, जब बड़ा सा क्लाउड बनेगा और कौन सा क्लाउड फॉर्म होता है, सो दे आर कॉल्ड एज क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। इनको कहते हैं जी क्यूमुलोनिम्बस बादल, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, है ना। तो जब ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं, दे आर ऑफ कोर्स रेन बियरिंग क्लाउड्स। साइक्लोन्स के टाइम पे भी यही बनते हैं, तो ये बारिश कराएगा सर, है ना, बारिश कराएगा। तो ये आपकी साइक्लोन की लगभग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। सेंटर में हमेशा लो प्रेशर होगा, और यहाँ पे सर जो बीच वाला एरिया है, लो प्रेशर वाला बीच वाला एरिया है, इट इज कॉल्ड एज आई ऑफ द साइक्लोन। इसको आई ऑफ द साइक्लोन कहते हैं। और ये एक्सटर्नली बाहर वाला एरिया है, इट इज कॉल्ड एज आई वॉल ऑफ द साइक्लोन, इट इज कॉल्ड एज आई वॉल ऑफ द साइक्लोन, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। और यहाँ पे बीच में एक और नया चीज़ बता रहा हूँ सर, जैसे ये एयर ऊपर यहाँ पे सबसाइड करता है, बीच में है ना एयर, कूल एयर क्या होगा सर, यहाँ पे सबसाइड करता है, सबसाइडिंग कूल एयर, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये साइक्लोन बन गया सर। अब आप सबको एक और चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे हमारे एटमॉस्फेयर में चलते हैं सर ग्लोबल परमानेंट विंड चलते हैं, प्लानिटरी विंड्स। अब ये सारे विंड्स क्या करेंगे सर, विंड की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। जो परमानेंट विंड की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से रहेगा, तो ये एंटायर साइक्लोन जो बना हुआ है इसको पुश करेगा सर, इसको पुश करेगा लैंड की तरफ, इस साइक्लोन को पुश करेगा लैंड की तरफ। अब जैसे ही ये साइक्लोन घूमते यहाँ पे आके लैंड पे हिट करेगा, जैसे ही लैंड पे हिट करेगा, इट इज कॉल्ड एज लैंडफॉल ऑफ द साइक्लोन, इट इज कॉल्ड एज लैंडफॉल ऑफ दिस साइक्लोन। अब जैसे ही सर लैंडफॉल होगा तो यहाँ पे जो भी कोस्ट वाला रीजन रहेगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होगा, बहुत तेज़ी की हवाएं चलाएंगे। ऑफकोर्स एयर भी जो यहाँ पे चलती है सर, साइक्लोन की जो विंड स्पीड होती है, साइक्लोन की जो विंड स्पीड होती है 250 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर्स तक की स्पीड हो सकती है सर। आप सोच के देखिए हवा की स्पीड कितनी है ना। गाड़ी पे जाते हैं सर, कभी 60-70 स्पीड की हवा भी लगती है तो बात नहीं कर पाते हैं। 250 to 400 किलोमीटर्स की स्पीड से विंड आ रही है हमारी ओर, ठीक है। तो ये जो भी आसपास में जो भी हल्का फुल्का चीज़ मिलेगा उसको उड़ा के ले जाएगा। और सर साथ साथ में बादल भी, इतने बड़े बादल है तो अपने साथ बारिश भी ये कराते हुए जाएगा। तो दिस इज हाउ द साइक्लोन फॉर्म्स। और इसी प्रकार से साइक्लोन आके लैंडफॉल, जैसे ही लैंड पे हिट करेगा सर, ये हाई प्रेशर लो प्रेशर वाली सिस्टम चली जाएगी, और यहाँ पे जो मॉइस्चर मिल रहा था, ये जो मॉइस्चर मिल रहा था, लैंडफॉल होने के बाद मॉइस्चर की कट ऑफ होती है, मॉइस्चर नहीं मिलता है। जब मॉइस्चर की कट ऑफ होती है तो इस चीज को कहते हैं सर डेथ ऑफ द साइक्लोन, डेथ ऑफ द साइक्लोन, ठीक है। तो इस फिगर में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे एक्चुअली ये साइक्लोन जो घूम रहा है सर, बीच में जो एरिया है दैट इज अ लो प्रेशर एरिया। तो दिस इज द वे साइक्लोन रोटेट्स, दिस इज द वे साइक्लोन
रोटेट्स। तो और अगर जब ये साइक्लोन आती है सर, धीरे 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 ओवरऑल जो विंड्स चलती है परमानेंट विंड्स, ये इसको पुश करेगा लैंड की ओर, और जैसे ही ये आएगा लैंड पे हिट करेगा तो इसको बोला जाएगा लैंडफॉल। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द साइक्लोन। मैंने बीच में बताया था सर, बीच में इट इज कॉल्ड एज आई ऑफ द साइक्लोन, और यहाँ पे दिस आउटर रीजन इज कॉल्ड एज आई वॉल ऑफ द साइक्लोन, है ना। ऊपर बना हुआ है सर क्यूमुलोनिम्बस की क्लाउड, और यहाँ पे बीच में जो एयर है वो सबसाइड हो रहा है, और यहाँ पे एयर राइज भी हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द साइक्लोन, दिस इज द वे साइक्लोन इज फॉर्म्ड, ठीक है। होप आपको अच्छा लगा होगा, शन आपको साइक्लोन कैसे फॉर्म होते हैं समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।